So let's start with today's themes analysis from the Hindu newspaper. सबसे पहला टॉपिक आपका है इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट अ मीडिएशन पीएम टू ट्रम्प. So Foreign Secretary Misri says Modi dismissed the US President claims over Operation Sindoor in clear terms. Despite the phone conversation, Trump repeats the claims that he stopped the war. So इसका बेसिकली जो कंटेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फर्मली कन्वे किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को that India does not and will never accept third party mediation, especially concerning Operation Sindoor and the India-Pakistan conflict. अब इसमें जो की इश्यूज़ बताए गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है. इसमें जो की इश्यूज़ बताए गए हैं कि सबसे पहले ये कि ट्रंप ने ये क्लेम किया था दैट ही हैज़ हेल्प्ड इन स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रेफरेंसिंग support from Pakistan Army Chief Asim Munir. So however Foreign Secretary जो विक्रम मिस्री हैं उन्होंने ये बताया है कि Foreign Secretary विक्रम मिस्री clarified that PM Modi has dismissed this claim in a 35-minute phone call. ठीक है, तो उन्होंने ये 35 मिनट का फ़ोन कॉल किया था जिसमें उन्होंने ये क्लेम डिनाई कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्प किया है इंडिया और यूएस के बीच में मीडिएट करने में. सो एंड रीआइटेटेड दैट इंडियाज़ लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ बायलैटरल रेजोल्यूशन नॉट इंटरनेशनल मीडिएशन. सो उन्होंने ये रीआइट्रेट किया है कि ये एक बायलैटरल पॉलिसी है, बायलैटरल रेजोल्यूशन है, ना कि इंटरनेशनल मीडिएशन, जिसकी वजह से इंडिया ने ये रोका है कुछ समय के लिए. अब इसमें बेसिकली मिस्री ने बोला है प्रेसिडेंट ट्रंप लिसन्ड केयरफुली टू द पॉइंट्स कन्वेड बाय पीएम एंड एक्सप्रेस्ड हिज सपोर्ट टुवर्ड्स इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. सो Trump has also said that I think Modi is a fantastic man. We are going to make a trade deal with Modi of India, but I stopped the war between Pakistan and India. So these are the key quotes. और बेसिक यहाँ का इशू यही है. अब इस केस में इंडिया, ये बेसिकली इसका जो रिलेवेंस है इंटरनेशनल रिलेशन से है, राइट, इंटरनेशनल रिलेशन से है इसका रिलेशन, दैट इंडियाज़ डिप्लोमेटिक स्टैंड्स ऑन मीडिएशन, US-India relations, and India's approach to Pakistan-related conflicts. ये टॉपिक्स आप इन पे नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है. इंटरनल सिक्योरिटी आपका GS पेपर 2 से ये भी आता है. सो इंडिया स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉरेन इंटरवेंशन. इस पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थोड़ा आइडिया आप ले सकते हैं ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है. सो ये इसका बेसिस है. सो नेक्स्ट इज खामेनेई सेज ईरान विल नॉट सरेंडर. Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said on Wednesday that nation would never surrender and warned the United States of irreparable damage if it intervenes, while Israel said it had destroyed the internal security headquarters in Tehran. So Mr. Khamenei's speech came 6 days into the conflict that began when Israel launched a bombing campaign prompting Iran to respond with missiles and drones. US President Donald Trump has demanded Iran's unconditional surrender. So यहाँ पर unconditional surrender की बात हो गई, यानी कि PM डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कह दिया है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कह दिया है दैट कोई कंडीशंस नहीं होंगी, ना आपकी तो कोई कंडीशंस ही नहीं होंगी, आपको अब बस वही करना है जो हमने कहना है. सो यहाँ पर अनकंडीशनल सरेंडर की बात हो रही है, बट खामेनेई ने इसे डिनाई कर दिया है कि सरेंडर नहीं होगा, ये ले डूबेगा ईरान को. आई एम फॉर 100% श्योर, क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है ईरान में, उस हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं, दे हैव बीन आस्क्ड टू लीव द प्लेस. This nation will never surrender, Mr. Khamenei said in a speech
in which he called Mr. Trump's ultimatum unacceptable. So ये खुद तो छुप गया है जाकर ग्राउंड में और लोगों को फंसा रहा है, एंड इसराइल ने इसके जो भी क्लोजेस्ट आर्मी जनरल्स थे, कमांडर्स थे, उन सबको मार गिराया है. सो ये ईरान लेकर डूबेगा. सो अमेरिका शुड नो that any military intervention will undoubtedly result in irreparable damage, he said. So Mr. Khamenei had earlier vowed that country would show no mercy towards Israel leaders. Israel's defense minister Israel Katz on Wednesday said that jets had destroyed Iran's internal security headquarters after army announced it was striking military targets in Iran's capital Tehran. सो इनके बेसिक जो डिफेंस सिस्टम है वो तो डिस्ट्रॉय हो ही चुके हैं, जो न्यूक्लियर बेसिस थे वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. सो यहाँ पर अभी भी ये कंडीशन रखी जा रही है, यूएस मौका दे रहा है, अगर नहीं आते हैं ये लोग सामने, नहीं सरेंडर करते हैं, सो होल ऑफ ईरान वुड बी डिस्ट्रॉयड. वैसे भी तेल अवीव और तेहरान धुआं धुआं होकर जल रहा है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीसेटिंग India-US partnership in uncertain times. GS पेपर 2 से इसका रिलेवेंस है इंटरनेशनल रिलेशन से. अब ये recent strains in India-US ties despite earlier optimism following PM मोदी's state visit and Trump's second term. इसका जो कंटेक्स्ट है बेसिकली ये है, इस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा गया है. उसके अलावा इस आर्टिकल में ये कंटेक्स्ट भी फॉलो किया जाएगा दैट व्हाट इज़ द नीड फॉर डिप्लोमेटिक रीसेट ग्राउंडेड इन म्यूचुअल कमिटमेंट एंड क्लैरिटी. सो बेसिकली व्हाट आर द कंसर्न्स ट्रिगरिंग स्ट्रैटेजिक डिस्कम्फर्ट. सो सबसे पहला कंसर्न ये है कि यूएस ने जो रिमार्क किया है ऑपरेशन सिंदूर पे एंड कश्मीर पे कि यूएस हैज़ एक्टेड एज अ मीडिएटर और ही हैज़ एक्टेड एज अ मीडिएटर क्लेम किया है एंड स्टेटमेंट्स इशू किए हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो दिस हैज़ क्वेश्चनड इंडियाज़ इंटरनल मैटर्स एंड हैव कॉज्ड डिप्लोमेटिक अनीज़. उनकी वजह से, इन स्टेटमेंट्स की वजह से डिप्लोमेटिक अनीज़ हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में. US softening stance on Pakistan's counter-terror narrative and downplaying its duplicity on terror versus peace. So अभी रिसेंट में हमने पढ़ा है कि आसिर मुनीर को बुलाया गया है लंच पे, बट इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है. इसके पीछे जो सिग्निफिकेंस है वो ईरान है, क्योंकि यूएस जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री एयर मिलिट्री बेसिस जो हैं उनका यूज़ करना चाहता है. सो इसीलिए वो भी हाथ बढ़ा रहा है, बट देर इज़ नथिंग समथिंग टू बी वेरी सीरियस कि अरे यूएस जो है वो फेवर कर रहा है पाकिस्तान को. इट्स नॉट लाइक दैट. आप चाणक्य के डायलॉग्स देख लीजिएगा, उसमें सर ने बताया है. आई यूजुअली फॉलो हिम ऑन माई पर्सनल बेसिस, और उसमें सर ने क्लियरली बताया है कि ये सिर्फ एक मोमेंट टू मोमेंट एक्शन है जहाँ पर सिर्फ यूज़ हो रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, और दैट इज़ वाई ये मूव किया गया है. उसके अलावा इकोनॉमिक बेसिस पे अगर हम कंसर्न्स की बात करें तो ट्रम्प्स डिस्करेजमेंट ऑफ एप्पल्स इंडिया एक्सपेंशन. ट्रम्प ने क्या किया है, एप्पल को इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए रोक दिया है, ठीक है. वार्निंग दी है दैट अगर एप्पल का कहीं प्रोडक्शन होगा तो वो यूएस में होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं होगा. सो कंसर्न्स ओवर ट्रेड टैरिफ्स भी हैं एंड वीज़ा H1B. अब ये H1B वीज़ा क्या है, इस पर आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा और इसका इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन सिटीजन्स के लिए. उसके अलावा एक और एरिया जो है वो कंसर्न का है, दैट इज़ टेक कोलैबोरेशन अंडर स्ट्रेन, वो भी स्ट्रेन में. सो इंडिया यूएस की जो डिजिटल एंड इनोवेशन टाइज हैं दैट आर बीन थ्रेटेंड बाय यूएस प्रोटेक्शनिस्ट
अप्रोच। अब ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा है, बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मेरा एनालिसिस कहता है, दिस इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द मार्केट इकोनॉमी ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। एक तो वैसे भी वॉर चल रहा है, उसके अलावा ये इस पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमने अभी रिसेंट अपने वीडियोस में भी डिस्कस किया था, वो यूएस के मार्केट पे पड़ेगा। ठीक है, यूएस एंड यूरोप के मार्केट पे पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा बट नॉट मच। सो एक तरीके से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन टाइप की सिचुएशन भविष्य में आ सकती है। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी ये चीज़, प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं घातक साबित होने वाली है। और ये सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो यूएस को खुद ही करेगी, बिकॉज उसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, कोलैब करना बंद कर देंगे, और उसकी वजह से यूएस को ग्रेटर मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके होगा, धीरे धीरे करके होगा, पता भी नहीं चलेगा। सो ये बेसिकली यूरोपियन एंड यूएस का जो मार्केट है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि अभी भी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो क्या है इंडिया और यूएस के बीच में। सो देयर आर स्ट्रॉन्ग डिफेंस, इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक अलाइनमेंट रिमेन्स अ की एरिया ऑफ कोलैबोरेशन। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है कि इंडिया मस्ट लीड विथ क्लैरिटी एंड असर्टिवनेस इन वॉशिंगटन। इन्हांस क्या करना चाहिए? सो देयर शुड बी एन एनहांसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, कांग्रेशनल एंगेजमेंट एंड इंडियन डायस्पोरा इन्फ्लुएंस, ये बताया गया इस आर्टिकल में। उसके अलावा फोकस कहाँ होना चाहिए? काउंटर टेरर कोऑपरेशन में, टेक्निकल इनोवेशन में एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर। ऑल्सो there should be avoidance of over dependence on political personalities like Trump, and there should be more focus on building institutional ties. अब यूपीएससी के रिलेवेंस में कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी, ये क्या रोल प्ले कर, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इसका क्या इम्पोर्टेंस है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का। बायलैटरल वर्सेस मल्टीलैटरल, ये मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ, कीवर्ड्स मतलब आपको इस पे नोट्स बनाने हैं। बायलैटरल वर्सेस मल्टीलैटरल, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, इन पे प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। डायस्पोरा डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए? एंड इकोनॉमिक डीकपलिंग। सो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, आप इनको नोट्स बना लीजिएगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लीगैलिटी ऑफ इजरायली एक्शंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। अब इसका जो रिलेवेंस है जीएस पेपर 2 से है बेसिकली। जीएस पेपर 2 से इसका बेसिक रिलेवेंस है, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस से कंटेक्स्ट है। इस आर्टिकल में सबसे पहले ये बोला गया है दैट वाइल मैनी नेशंस में डिमर फ्रॉम टेकिंग अ क्लियर पोजिशन ऑन लीगैलिटी ऑफ Israel's unparalleled military strikes against Iran for a multitude of reasons, and inescapable question confronting the global community is whether these strikes are legal
under international law or not. So it is axiomatic to state that Article 2 Clause 4 of UN Charter prohibits the use of force in international relations, allowing narrow exceptions such as self-defense under Article 51, which permits a state to use force if an armed attack occurs, adhering to necessity and proportionality. So इस आर्टिकल में बेसिकली ये डिस्कस किया गया, कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का कि इसराइल ने मिलिट्री स्ट्राइक्स किए ईरान पे, ठीक है. सो उसमें ये दे आर डिस्कसिंग अबाउट कि दैट रेजेज अ लीगल क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 2 Clause 4 of UN Charter, which prohibits the use of force. So debate basically जो है that surrounds whether such actions fall under self-defense or preemptive self-defense under Article 51 of the UN Charter. अब इसमें जो की लीगल कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है वो आर्टिकल 2 Clause 4 UN चार्टर का, उसके बारे में डिस्कस किया गया. अब ये है क्या? सो बेसिकली इट प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. आर्टिकल 2 Clause 4. आर्टिकल 51 क्या है UN चार्टर का? आर्टिकल 51 अलाउज यूज़ ऑफ फोर्स ओनली इन केस ऑफ आर्म्ड अटैक. अगर आर्म्ड अटैक होते हैं दूसरे नेशन से, दूसरे कंट्री से, तो उस केस में ये आप फोर्स यूज़ कर सकते हो, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ कर सकते हो. सेल्फ डिफेंस परमिटेड ओनली इफ़ एन एक्चुअल आर्म्ड अटैक अकर्स. प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, इसके बारे में बात हो रही है कि प्री एम्प्टिव जो सेल्फ डिफेंस है वो क्या है. हाईली कंटेस्टेड इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग बिफोर एन एक्चुअल अटैक बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन. अब इसराइल का आर्गूमेंट क्या है इस बेसिस पे कि लीगैलिटी अगर हम बात करें तो इसराइल का आर्गूमेंट क्या है. सो इसराइल क्लेम्स दैट ईरान इज़ क्लोज टू एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, thus justifying preemptive strikes to ensure self-defense, justifies action as a response to imminent threat. And that's we all know कि जो हिजबुल्लाह होती है इनको फंडिंग में मेजर रोल है ईरान का, ठीक है, इनके उसमें मेजर रोल है ईरान का. सो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या इस पे आए हैं कि लीगल स्कॉलर्स जो हैं, लीगल स्कॉलर्स में जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स है, फॉर एग्जांपल मार्को मिलानोविक एंड रोजलिन हिगिंस आर्ग्यू दैट देयर वाज नो आर्म्ड अटैक फ्रॉम ईरान. ईरान की तरफ से कोई आर्म्ड अटैक नहीं था. एमिनेंस ऑफ थ्रेट इज सब्जेक्टिव. विदाउट एन एक्चुअल अटैक इजराइल स्ट्राइक में वायलेट इंटरनेशनल लॉ. सो बेसिकली ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमले का ख़तरा जो है, जो थ्रेट है, जो डर होता है, वो एक फेक कंसर्न है. क्योंकि ये इसलिए नहीं कि ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है. जो लीगल जो भी स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो एक्शन लिया इसराइल ने ये गलत एक्शन लिया है. सो कैरोलिन डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि हिस्टोरिकल केस 1837 का है. इट स्टेट्स दैट प्री एम्प्टिव फोर्स जो है मस्ट बी प्री-एम्प्टिव force or self-defense must be instant, overwhelming, leaving no choice, of means, no time for deliberation, and must be proportional. सो ये इसमें कहा जा रहा है कि कैरोलिन डॉक्ट्राइन के हिसाब से जो प्री एम्प्टिव फोर्स है वो इंस्टेंट होना चाहिए, ओवरवेलमिंग होना चाहिए, एंड ऐसा होना चाहिए कि इट हैज़ नॉट लेफ्ट एनी चॉइस एक्सेप्ट फॉर आर्म्ड फोर्स यूज. एंड बिकॉज ऑफ दिस
because of the preemptive force there is no time for deliberation, and it must be proportional also. So एमिनेंस डिबेट में क्या बोला गया है बेसिकली कि नो, देर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ एमिनेंट अटैक. रिस्ट्रिक्टिव व्यू मस्ट बी टेम्परली प्रॉक्सिमेट. एक्सपेंसिव व्यू कैन अकर at any point in future. So UN Charters remains the primary framework to determine legality of state conduct. Any unauthorized use of force without clear self-defense justification may amount to war crimes and violate international law. अब यूपीएससी के केस में इसका जो आपका रिलेवेंस आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस, एज आई टोल्ड यू, ठीक है. और यूएन का क्या रोल है इन डिपिक्टिंग वॉर क्राइम्स, ठीक है. वो अपने किस लीगल फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकता है, ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव में प्रिपेयर करना होगा. इसका प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है, ठीक है. ग्लोबल गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए यूएन चार्टर में, ये सब इम्पोर्टेंट है. So next topic is retaining the 41% share in divisible pool for states will be unjust. So यहाँ पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये टॉपिक कवर्ड है एंड इकोनॉमी में. रिलेवेंट फॉर यूपीएससी स्टेट पीसेस एंड फाइनेंस एंड फेडरलिज्म इसके कंटेक्स्ट में है. अब ये जो है कि 16 फाइनेंस कमीशन जो है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं दैट वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2026. सो डिबेट क्या उठेगी, डिबेट इज़ ओवर रिटेनिंग 41% शेयर ऑफ डिविजिबल टैक्स पूल फॉर स्टेट्स वर्सेस इंक्रीजिंग इट टू 50%. इस पर ये डिबेट उठी है कि 41% से इंक्रीज़ कर दिया जाए 50% तक. ये जो टैक्स पूल शेयर होता है इसमें इंक्रीमेंट की बात की जा रही है. अब की कंसर्न्स क्या है, स्टेट डिमांड्स हायर शेयर. सो मैनी बीजेपी रूल स्टेट्स डिमांड एंड इंक्रीज फ्रॉम 41% टू 50% ऑफ द डिविजिबल पूल. यूनियन गवर्नमेंट्स यूज ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस रिड्यूस द एक्चुअल डिविजिबल पूल. अब होता क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सेस और सरचार्ज के बेसिस पे उनका जो पूल शेयर होता है वो घट जाता है. जो डिविजिबल पूल शेयर है वो जो रहता है 41% से भी घट जाता है. सो नॉन शेयरेबल सेस एंड चार्ज रेवेन्यू, सरचार्ज रेवेन्यू क्या है कि शेयर ऑफ सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वाया सेसेस और सरचार्ज रोज टू 18.5% बिटवीन 2020-24. अब बट स्टेट्स का जो शेयर है वो ड्रॉप हुआ है 31%, ठीक है, डाउन फ्रॉम 35% प्रीवियसली. सदर्न स्टेट्स वर पेनलाइज्ड. दैट करंट फॉर्मूला विथ वेटेज ऑन पॉपुलेशन एंड डिस्टेंट एफर्ट एफेक्ट्स द वेल परफॉर्मिंग सदर्न स्टेट्स. सो इश्यूज़ क्या है विथ स्टेटस को, दैट रिटेनिंग 41% विल अंडरमाइन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. This will disregard states' increased expenditure burden and miss an opportunity to forge a federal compact. ये बेसिक है इसका. अब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या हुई है, क्या आई है कि इंक्रीज वर्टिकल डेवल्यूशन. आपको ये मालूम होना चाहिए वर्टिकल डेवल्यूशन क्या है. मॉडेस्टली टू सिग्नल सपोर्ट फॉर स्टेट्स. वर्टिकल डेवल्यूशन बेसिकली वर्टिकल टैक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस बेसिस पे होता है, कैसे होता है, आपको मालूम होना चाहिए. आप इस पे नोट्स बना लीजिएगा. रेन इन आर्बिट्री यूज ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस. इंक्लूड सरप्लस collection in divisible pool and revise horizontal distribution criteria. Consider states needs, area, performance and fiscal prudence. So यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो devolution किया जाए horizontal basis पे भी,
वो स्टेट की नीड पे किया जाए, एरिया की परफॉर्मेंस पे किया जाए और फिजिकल प्रूडेंस की परफॉर्मेंस पे किया जाए। अब यूपीएससी के बेसिस में क्या इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है, सेसेस एंड सरचार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, कितना शेयर रहता है सेंटर का और स्टेट का इसमें, टैक्स डेवल्यूशन फार्मूला क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द टैक्स डेवल्यूशन फार्मूला, एंड फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसकी क्या रिकमेंडेशंस रही हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, एंड सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस जो कि मैंने बताई भी है कि फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस रही हैं, अभी मैंने बताई हैं इसमें। So next is failed summit. India must reassess the usefulness of attending GS7 meetings. So at 50, G7, a grouping of most advanced economies, should appear robust, cohesive and experienced and in managing the global conflict. Instead, G7 summit and outreach session in Kananaskis, Canada presented a disunited and ineffective force in the face of some of the most testing conflicts, including an escalating Russia-Ukraine war, Israel-Iran strife, and Israel's ceaseless bombardment of Gaza. In addition, it has been unable to deal with the biggest disruptor in global trade, that of US. Trump administration reciprocal tariffs worldwide. Trump administration's reciprocal tariffs worldwide. This year G7 was rocky from the state as host Canada saw an unexpected election just months before the summit. So the government of Mark Carney was still finding its feet, which meant leaders such as Prime Minister Narendra Modi were invited just days before the summit. Upheavals in US foreign and trade policy have also caught the grouping off guard. US President Donald Trump's pivot to Russia on Ukrainian crisis and ambiguous approach to China have been particularly noted. सो बेसिकली से होता है जा रहा है कि GS7 समिट जो है दैट वाज हेल्ड बिटवीन, वी ऑल नो कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल गाज़ा क्राइसिस चल रहा है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, और उसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड टैरिफ का जो रिवर्सल है उसके बारे में बात की जा रही है, जो रेसिप्रोकल यूएस ने वो किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ मीन्स कि जो जितना टैरिफ लगाएगा, जो कंट्री जितना टैरिफ लगाएगी उतना उस पर भी लगाया जाएगा, ठीक है। So rising global trade tariff tensions and proved to be disunited and ineffective, ठीक है, इसमें मतलब that this was basically a rocky road. So Canada, the host, was politically unsettled due to recent elections impacting preparation and coordination. India was invited at the last minute, ठीक है, and found itself in a limited outreach session with little strategic gain. Key disruptions included US pivot on Russia, Trump's ambiguous stance on China, and his refusal to support a joint G7 statement condemning Israel's aggression or promoting peace. ठीक है, the summit also lacked cohesive discussions on vital topics like climate change, टेक्नोलॉजी एंड टेररिज्म, यानी इन टॉपिक्स पे बात नहीं हुई है। So India's participation, marked only by PM Modi's brief outreach and bilateral meeting with Mark Carney, raised questions on cost effectiveness of attending such summits. The editorial calls for reassessing India's strategic utility in G7 engagement, especially when the global forum lacks unity and tangible outcomes relevant to Indian interest. So because of this, there can be tangible outcomes that could be relevant to Indian interest. So next topic is, why are oil prices rising amid Iran-Israel war? So the recent conflict between Iran and Israel has triggered volatility in global crude oil prices. The fear of disruption in West Asian oil supplies, which is a major source of global oil, has led to market anxiety.
सो प्राइजेस बेसिकली राइज के हो रहे हैं. ईरान हैज़ रिपीटेडली threatened to close down the Strait of Hormuz. It is a choke point that connects Persian Gulf with the Gulf of Oman and Arabian Sea. So basically geopolitical tensions हैं वेस्ट में, वेस्ट कह लीजिए, सेंट्रल एशिया कह लीजिए, उसमें basically this is Central Asia, especially Iran's role as a major oil producer have raised concerns. So speculating, trading and fear premiums are pushing up Brent crude prices. So the closure of choke point, even if for a temporary period, can transient to potential delays in supply, reduction in traffic and rise in shipping and insurance cost, all of which culminates into an increased price for energy fuels. Though alternatives exist for some choke points, they could entail significant increase in transit times. यानी कि जो आपका एक्सपोर्ट टाइम है, जो टाइम घट रहा था वो बढ़ जाएगा. ठीक है. सो traders anticipate supply shocks and tighten their positions also accordingly. So as I discussed that there is a possibility of Strait of Hormuz being choked, being blocked by the Iran, क्योंकि उसने क्या कहते हैं धमकी दी है ऐसा करने की. अब इस पर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? दैट Brent crude hit $90 plus per barrel. Any further escalations may push it to beyond $100. Asian buyers, including India, are among the worst hit as they import heavily from the Gulf countries. Global inflation, especially in transport and food prices, may rise. So India specific concern क्या है? India imports 80% of its oil from West Asia, right? So rising oil prices may worsen the current account deficit and increase fiscal burden via fuel subsidies. This may trigger inflationary pressures. The Indian basket of crude has already seen a price surge. So can world manage this tension? So basically in this aspect, US Energy Information Administration and OPEC may increase supply but have limited share capacity. US has released oil reserves earlier but has few options only. So oil market prices may remain vulnerable to geopolitical flashpoints. India needs to diversify energy resources and secure long-term contracts to reduce external dependency. अब आप इसको मेन पर्सपेक्टिव से कैसे आप कर सकते हो कि आप नोट्स बना सकते हो कि इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए. ठीक है, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने चाहिए, एक ही सोर्स पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए, ताकि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स अगर भविष्य में होते हैं तो इंडिया में इस तरीके की ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड इन्फ्लेशन ना आए. और सिर्फ ऑयल प्राइसेस ही नहीं, फूड प्राइसेस से रिलेटेड भी इन्फ्लेशन आएगा. सो इसीलिए इंडिया का स्टैंड इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ये देखने वाली बात है. इस पर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट वाज डिसाइडेड एट UN Oceans Conference. Why is the biodiversity beyond national jurisdiction agreement important for marine conservation? The United Nations Ocean Conference concluded last week in France with 56 of the necessary 60 countries ratifying the biodiversity beyond national jurisdiction BBNJ agreement, also called at the High Seas Treaty. What is UNOC about? अब UNOC किस लिए है? So the third edition of UNOC aimed at accelerating action on protecting oceans. इसका मेन गोल जो है that is to establish marine protected areas in international waters and thereby prevent overfishing as well as deep ocean mining. This deals with parts of oceans that are not under the territorial limits of the countries and thus equivalent of global commons. A separate convention called the Convention on Biological Diversity has the world
nations committing to conserve 30% of the world's marine and coastal area as protected areas by 2030. सो बेसिकली ये डिसाइड किया गया, सेपरेट कन्वेंशन है इसमें जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसमें 30% एरिया जो है वो कोस्टल एरिया में प्रोटेक्ट दैट वुड बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया। सो की ऑब्जेक्टिव क्या है? की ऑब्जेक्टिव ऑफ UNOC इज़ टू डील विथ operational aspect of this aspiration by getting countries to commit to the BBNJ. While 160 countries have signed it, ratification or having countries align their own laws with the demands of agreement is a harder task. The treaty requires 60 ratifications to trigger a 120-day countdown before becoming legally binding. So UNOC also saw progress with 56 countries ratifying it. US ने नहीं ratify किया है, as has India, though the latter has said it is in the process of doing. So India ने बोला है कि हम process में हैं अभी इसको करने के. So एक बार ये force में आ जाएगा, so the treaty will create marine protected areas beyond national jurisdiction. ठीक है. Conduct environmental impact assessments also and regulate marine genetic resources and support capacity building for developing nations. UN expects to reach 70 ratification by September with the intention of hosting BBNJ. Key hurdles क्या है? की हर्डल्स है सबसे ज़्यादा कंटेंशियस जो एस्पेक्ट है BBNJ का, दैट इज़ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द रिसोर्सेज. द हाई सीज आर नोन टू हैव एक्सॉटिक लाइफ फॉर्म्स, वाइल एक्सट्रैक्टिंग दीज आर चैलेंजिंग एंड देयर स्टिल इजंट अ फर्म कंसेंसस फॉर डिटरमाइनिंग हाउ एनी कॉमर्शियल बेनिफिट्स फ्रॉम दीज लाइफ फॉर्म्स विल बी शेयर्ड, given that this is a territory that does not belong to any one entity. Given that purpose of the conference is to preserve the ocean from wanton extraction, several environmental groups have pointed out that without a ban on extraction, the oceans are doomed. So आप ये इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि UNOC क्या है, UNOC का रोल क्या रहा है अभी तक मरीन कंजर्वेशन में, ठीक है. और उसके साथ साथ आप इस पर नोट्स बना सकते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड लेना चाहिए. ये जो की इशू आ रहा है जिस पे कंट्रीज़ जो वो नहीं करी, बेसिकली कहा क्या जा रहा है इसमें कि जब BBNJ अगर कोई कंट्री इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डेवलपिंग नेशन है अगर, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसको डेवलप करने के लिए. वहाँ पर जो भी प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर की जाएगी उसको डेवलप करने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो फुल्ली फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इन्वेस्ट करेंगी. अब इन्वेस्टमेंट होगा, सो दे आर आस्किंग कि हमें जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होंगे वहाँ से, ओशन, वी नो कि ओशन इज़ अ हब ऑफ सीक्रेटिव रिसोर्सेज, ठीक है. बॉटम ऑफ द ओशन रिलीफ जो है उसमें कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आपको अर्थ पे नहीं मिलते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स पे नहीं मिलते हैं. सो नॉट अर्थ, बेसिकली कॉन्टिनेंट्स पे नहीं मिलते हैं. सो ये कहीं ना कहीं एक मिसयूज़ भी हो सकता है बाय इंटरनेशनल बॉडीज़. सो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशस होने की ज़रूरत है, और उस पर इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या स्टैंड लिया है इंडिया ने, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें. सो इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंधु, evacuates 110 students from Iran, 90 students from Jammu and Kashmir, while the rest from Karnataka and UP. They will arrive in New Delhi. Today morning, nearly 90 pilgrims from UP who are stuck in Iran say that they are not aware of the center's evacuation plan. So basically, India ने प्लेन भेजी है, फ्लाइट भेजी है इंडिगो की, आप देख रहे हैं पिक्चर में, टू इवैक्यूएट. उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु. ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंधु क्या है, क्योंकि आप अगर ऑप्शन दिया कि इज़ इट अ मिलिट्री प्लान और इज़ इट अ एक्सरसाइज और इज़ इट ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान और चाइना, तो आप क्या कहते हैं इसको फिर कंफ्यूज कर जाओगे. सो बेसिकली ये एक इवैक्यूएशन प्लान है फ्रॉम ईरान. So next is NPS UPS pensioners to get parity in gratitude. The Personnel Ministry has established parity between national pension system.
and unified pension scheme. Pensioners regarding gratuity eligibility. Both categories of pensioners will now be eligible for a gratuity of ₹25 लाख. ठीक है, यानी 25 लाख की ग्रेट्युटी मिलेगी दोनों पेंशनर्स को, एनपीएस वालों को भी और यूपीएस वालों को भी. द मिनिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज़ द ऑप्शन टू गेट बेनिफिट्स अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम. In the event of death during the service or discharge from the government service due to invalidation or disability. Briefing about decisions, Union Ministry of State for Personnel Jitendra Singh said the move addressed a significant demand of government staff and new provisions reflected the government commitment to ensure social security. अब इसमें बेसिक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, ओपीएस क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो आपको इस पर ध्यान देना है. सो ये जो न्यूज़ है इसमें खामी नहीं कहता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया है. इसी का एक्सटेंशन है. ठीक है, यहाँ पर इसी का एक्सटेंशन है. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसराइल ईरान वॉर कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो टेंशन्स क्रिएट हो रही है वर्ल्ड वाइड, ट्रेड रिलेटेड, ऑयल प्राइस रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, उसको आपने आंसर प्रिपेयर करना है. कंसेप्चुअल नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं कि आप किस तरीके से अपना आंसर रिप्रेजेंट करोगे. अभी यहाँ पर जो है बेसिकली बात हो रही है MGNREGA की, MGNREGS की, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MGNREGS इन वेस्ट बंगाल. कैलकाटा हाई कोर्ट इस पर सेंटर को बोलता है. सो कैलकाटा हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट to resume implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS in West Bengal from August 1. The scheme, which provides 100 days of wage employment to rural household, has remained suspended in state since March 2022. ठीक है, तो क्या रीज़न रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए. MGNREGS जो हैं, ठीक, वो क्या है, कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इस पे कंसेप्चुअल नोट्स जो हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस बेस्ड नोट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि पास्ट में MGNREGS पे क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 साल आ चुके हैं क्वेश्चंस. सो आपको ये मालूम होना चाहिए. एंड ये फिर से न्यूज़ में है, बेसिकली ये हर साल न्यूज़ में होता है. सो आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, ये इस बेसिस पे भी इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं. तो ये MGNREGS जो है ये स्कीम है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, ठीक है, BPL के जो लोग हैं, वो कैसे अपने नीड्स को एड्रेस कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है उनको. ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है. So next is officials face probe for submitting fake documents for CSC. 20 ब्यूरोक्रेट है जिनके अराउंड स्क्रूटिनी हो रही है फॉर allegedly submitting fake income and disability certificates to avail themselves of reservation in the civil services examination by the Union Public Service Commission, government officials said on Sunday. While the probe has cleared most of the names, one officer is still under investigation. Officers of the Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Revenue Services and those from the Union Government Services with several years of service faced the probe following complaints on social media last year, officials said. So document scrutiny की बात कर लें, so income certificate जो है and physical disability documents जो है submitted by at least 40 of 1009 candidates who cleared CSC 2024 are being investigated, the officials added. So the results of the examinations were announced in April this year. Jitendra Singh, Minister of State of Personnel and Grievances, said at a press conference meeting on Wednesday that investigations were conducted whenever a complaint was received, but the issue was too big to be left to the ministry alone. It required cooperation from larger society as it had a social cultural genesis, he said, on aspirants who submitted fraudulent certificates to get reservation in EWS and PWBD, personal with benchmark disability. 2024 का हम पूजा केटकर का जो केस है उससे हम भली भांति अवगत हैं कि उन्होंने कैसे मिसयूज़ किया था अपने सर्टिफिकेट का, सो दैट शी कुड स्किप द अटेम्प्ट्स, मतलब उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिल सकें.
So next topic is, in a reset, India, Canada agree to appoint high commissioners. अब बेसिकली मैं आपको इसमें समराइज़ करके बता दे रही हूँ इस आर्टिकल में बोला क्या गया है कि इंडिया एंड कनाडा हैव अग्रीड टू रीस्टोर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बाय अपॉइंटिंग हाई कमिश्नर्स, मेकिंग अ रीसेट आफ्टर 2 years स्टैंड ऑफ फॉलोइंग द किलिंग ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जार इन Canada. So basically this was also one of the reasons. During the G7 summit outreach in Kananaskis, PM Narendra Modi and Canadian PM Mark Carney discussed reviving trade ties and resuming negotiations on the Early Progress Trade Agreement (EPTA), aimed at Comprehensive Economic Partnership (CEPA). Comprehensive Economic Partnership. The leaders also agreed to collaborate on clean energy, LNG, critical minerals, education, mobility, and countering transnational repression. Both sides acknowledged the sensitive nature of Nijjar's case, but emphasized the need to move forward with mutual respect and discretion. So Canada's intelligence report on transnational repression remains pending release. So basically this meeting signals a diplomatic thaw balancing sovereignty concerns with economic pragmatism. The breaking is expected to enhance bilateral cooperation and people-to-people ties across trade, security and global governance platforms. So ये इसका जिस्ट था. अब इंडिया कनाडा रिलेशंस में आप यूपीएससी से रिलेटेड जो है आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या अप्रोच होना चाहिए इंडिया का, ठीक है. अब ये जो इंडिया ने और कनाडा ने म्यूचुअली अग्री किया है कि जो निज्जर केस था उसको भुलाकर अब आगे जो है आगे के जो ट्रेड टॉक्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए. सो आप इसमें अपना वे फॉरवर्ड रिप्रेजेंट कर सकते हो और किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना चाहिए इंडिया को, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज चंडीगढ़ टॉप्स स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, मेघालय कम्स लास्ट. अब ये एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है जिसमें चंडीगढ़ को बेस्ट परफॉर्मर का टाइटल मिला है इन स्कूल एजुकेशन फॉर एकेडमिक ईयर. मेघालय जो है वो लोएस्ट पे है इन द पीजीआई इंडेक्स, दैट इज़ द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0. अब ये जो रिपोर्ट है ये दैट इज़ रिलीज बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे, राइट. So the states are graded on a wide range of indicators including indicators क्या क्या हैं, learning outcomes, quality, access, infrastructure, equity, governance process and teacher education and training for total of 1000 points. तो ये indicators हैं basically. So ये आपके UPSC और स्टेट सर्विसेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. आप यूपीएससी के रिलेवेंस में पीजीआई इंडेक्स जो है 2.0 वो क्या है, उसके क्या इंडिकेटर्स हैं जो कि यहाँ दिए हुए हैं ऑलरेडी, बट फिर भी आप थोड़ा सा इस पर कंसेप्चुअल बेसिस में नोट्स बना लीजिएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज़ राइस एंड टी एक्सपोर्टर्स हिट बाय ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट. अब वी ऑल नो कि ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो दैट हैज़ डिस्टर्प्टेड द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन बासमती राइस and tea to Iran, the largest market for Indian basmati rice. ठीक है, Iran is the largest market for Indian basmati rice. Shipments and payments are currently on hold and prices have dropped by $100 per ton due to uncertainty. So exporters are facing stock pile-ups and payment delays. Tea exports, especially orthodox tea, are also affected. Concerns are rising that countries like Azerbaijan and Kazakhstan may also be impacted क्योंकि ट्रेड रूट कहीं ना कहीं वहीं से होके जाता है. So exporters report rising air and sea freight cost along with increased fuel charges and insurance premiums. The Commerce Ministry is gathering input from exporters to assess the situation and explore possible government support. So ये इसका बेसिक
So next topic is may do it, may not do it, says Trump about joining Israel's strikes on Iran. अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये मैं आपको समराइज़ करके बता दे रही हूँ बेसिकली कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने बोला है कि ये अनडिसाइडेड है कि वेदर यूएस वुड जॉइन द इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान और नॉट amid the rising tensions over Iran's nuclear program. Trump acknowledged that Iran had reached out for negotiations. ठीक है, even suggesting sending officials to the White House, but noted it might be too late. मतलब उसने बोला ये बहुत लेट हो चुका है, too late. उसके बाद उन्होंने एम्फोसाइज भी किया है कि ट्रंप ने बोला कि आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद ईरान्स एक्शंस एंड स्टेटेड that his patience had run out. So Defense Secretary Pete Hegseth informed lawmakers that Pentagon was providing military options to Trump, including whether to provide Israel with a bunker buster bomb to target Iran's nuclear facilities or not. However, no confirmation was given on direct US military involvement. ये कंफर्मेशन अभी नहीं बोला है बट कहीं ना कहीं वे बैक में अभी ये न्यूज़ भी आई है कि यूएस के प्लेन्स उड़ चुके हैं. ये इसमें लिखा नहीं है बट यूएस के प्लेन्स उड़ चुके हैं. सो दे विल बी यूजिंग पाकिस्तानी बेस. दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग इन माय प्रीवियस स्लाइड कि ये लोग पाकिस्तानी बेस को जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपने ऑपरेशन के लिए और ये निकट भविष्य में होने वाला है. अभी हाल फिलहाल में आपको 24 घंटे में 48 घंटे में ये न्यूज़ सुनाई देगी. सो दिस डेवलपमेंट इज़ जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया एज इट मे इम्पैक्ट वेस्ट एशियाज स्टेबिलिटी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी. इट ऑल्सो अंडरलाइंस राइजिंग यूएस ईरान टेंशंस एंड शिफ्टिंग अलायंसेज इन वेस्ट एशिया. सो यूपीएससी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंस है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है और जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हियर वी एंड आवर एनालिसिस. आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.